नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। अब पीएनजी सीएनजी सस्ते होंगे। जी हां, सरकार ने नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए नए तरीके को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एपीएम गैस के रूप में जाने वाली पारंपरिक या पुराने क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस को अब अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे देशों की तरह कच्चे तेल की कीमतों से जोड़ा जाएगा। इससे पहले इसकी कीमत का निर्माण गैस कीमतों के आधार पर होता था। इस नए फॉर्मूले के लागू होने से पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में कमी आएगी। ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन ने कहा कि इस नए फैसले के लागू होने से देश में पीएनजी की कीमतें 10% सस्ती हो जाएंगी और सीएनजी की कीमतें 6% से 9% तक कम हो जाएंगी। सरकार इस बदलाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी करेगी और शनिवार से ये फैसला देश भर में लागू हो जाएगा। सरकार ने कहा कि नए फॉर्मूले के तहत अब घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत अब भारतीय क्रूड बास्केट के वैश्विक दाम के मंथली एवरेज का 10% होगी। इसे मंथली आधार पर अधिसूचित किया जाएगा। अब तक साल में 2 बार इसकी समीक्षा होती थी। आपको बता दें कि सरकार ने नए फॉर्मूले को तय करने के लिए किरीट पारिक की अध्यक्षता में अक्टूबर 2022 में कमेटी बनाई थी। आइए सुनते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस है हमारी 2014 की, उसमें कुछ संशोधन करने का निर्णय किया गया है और इस निर्णय का सीधा लाभ पाइप नेचुरल गैस जो घरों में भी आती है डोमेस्टिक यूज के लिए या गाड़ियों में भी आप इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से लेके इंडस्ट्री से लेके फर्टिलाइजर प्लांट तक, इन सबको इसका लाभ मिलेगा। इससे गैस के दाम कम आएंगे पीएनजी और सीएनजी के। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट की फर्स्ट सीरीज प्रोडक्शन ने अपनी पहली उड़ान भरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस के खास परीक्षित विमान को बनाया है और इसकी पहली सीरीज के प्रोडक्शन की पहली झलक दिखाई है। लगभग 35 मिनट तेजस की ये उड़ान जारी रही, जिसे एचएएल ने एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। जानकारी के मुताबिक तेजसी एफओसी ट्रेनर तेजस MK1E प्रोग्राम का हिस्सा है। इस तरह के कुल 10 LCA तेजस ट्रेनर बनाने की योजना है। एचएएल तेजस 4.5 पीढ़ी का आधुनिक फाइटर जेट है और सभी मौसम में चलने वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। हालांकि भारत तेजस के 2 स्क्वाड्रंस को सेना में एक्टिवेट कर चुका है। अगले 1 साल में 4 और स्क्वाड्रंस सेना को सौंपे जाएंगे। तेजस ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ान भर सकता है। 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद 3,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। ये 6 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। इसके अलावा हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल ब्रह्मोस NG और DRDO एंटी रेडिएशन मिसाइल ब्रह्मोस NG एंटी शिप मिसाइल भी इसकी ताकत को बढ़ा देती हैं। इस पर लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर वेपन्स भी लगाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस को किसी भी किस्म के खतरनाक हथियार से लैस किया जा सकता है, फिर चाहे वो हथियार स्वदेशी हो या विदेशी। 2027 के बाद नए स्वरूप वाला तेजस मिराज 2000, जैगुआर और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों की जगह ले लेगा। तेजस एयर कॉम्बैट और ऑफेंसिव एयर सपोर्ट के लिए एक शक्तिशाली फाइटर जेट के तौर पर उभरा है, जो टोही और एंटी शिप ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने की ताकत रखता है। नासा रोवर चैलेंज 2023 में भाग लेने के लिए भारत भर से 6 छात्र अगले सप्ताह अमेरिका की यात्रा करेंगे। जिन छात्रों ने अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा है, वो अब अमेरिकी एजेंसी के अंतरिक्ष और रॉकेट केंद्र में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2023 में भाग लेने के लिए बच्चों के घरों, दूरदराज के गांवों और भारत भर से शहरों से 14 से 18 वर्ष की आयु के सभी छात्रों का चयन किया गया है। ओडिशा स्थित यंग टिंकर एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा निर्देशित ये बच्चे भारत के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आए थे। उनकी टीम दुनिया भर से चुनी गई 61 टीमों में से एक है। सिद्धांत घोष मुंबई से हैं, चित्तनैनी आकर्ष आंध्र प्रदेश से हैं, साई अक्षरा आंध्र प्रदेश से हैं, जबकि बासुदेवा भोई, आकांक्षा दास और ओम पाधी उड़ीसा से हैं। उन्होंने एक ऐसा रोवर बनाया है जो मंगल और चंद्रमा की सतह की खोज करने और डेटा और छवियों को वापस लाने में सक्षम है। उनकी टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है
और 14 अप्रैल को हंट्सविले, अलबामा की यात्रा करेगी। एक अनाथालय में रहने वाली आकांक्षा दास सरकारी ITI भुवनेश्वर में पढ़ती हैं। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में साक्षात्कार किया गया था। साक्षात्कार में 5000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और उनमें से 6 छात्रों को भारत के लिए नासा रोवर चुनौती में चुना गया। हम नासा को एक प्रस्ताव भेजते हैं और उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और हम सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। हमने एक हल्का रोवर बनाया है। पिछले संस्करण में हमें विश्व रैंक 3 मिला था। इस वर्ष हम विश्व रैंक में प्रथम स्थान लाने की उम्मीद करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों से विजेताओं को नवाजा गया। इस मौके पर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी कई बड़ी नामी हस्तियां मौजूद रही। हालांकि इस आयोजन में कर्नाटक के एक अनुभवी शिल्पकार को भी पद्मश्री से नवाजा गया। 5 जून 1955 को कर्नाटक के बीदर में जन्मे शाह राशिद अहमद कादरी बिदरी कारीगरों के परिवार से हैं। इस कारण कादरी छोटी उम्र से ही इस कला को जानने लगे थे और उन्होंने अपने पिता शाह मुस्तफा कादरी से प्रशिक्षण लिया। कादरी को कम उम्र से ही काम में अपने पिता की मदद करनी पड़ी क्योंकि उनके पिता घर में अकेले कमाने वाले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पिता नहीं चाहते थे कि कादरी ये काम करें क्योंकि इसमें ज्यादा पैसा नहीं था। हालांकि कादरी ने जब क्राफ्ट करना शुरू किया तो उन्होंने अपने पिता के पारंपरिक डिजाइनों में सुधार किया। इसके लिए उन्हें बहुत प्रोत्साहन भी मिला। प्रशिक्षण की लंबी अवधि के बाद उन्होंने 1970 में स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया और विभिन्न अनूठे पैटर्न्स पेश किए। कादरी ने अपने काम में विभिन्न बिदरी वेयर तकनीकों और पैटर्न्स के साथ प्रयोग किया है। उन्होंने फूलछड़ी डिजाइन की शुरुआत की और बहमनी साम्राज्य में दरबारी कलाकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक पुरानी तकनीक शीट वर्क को फिर से पेश किया। उन्होंने दूसरे लोगों को प्रशिक्षण भी दिया। बिदरी वेयर एक प्रसिद्ध धातु हस्तकला है जिसका नाम बीदर से लाया गया है, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 14वीं शताब्दी ईस्वी में बहमनी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान हुई थी। इसलिए बिदरी वेयर शब्द एक अनोखे धातु के बर्तन के निर्माण से है जिस पर एक खास तरह की कारीगरी की जाती है। इस खास कारीगरी से बने बर्तन या दूसरे वेसल को बिदरी वेयर कहते हैं और ये नाम बीदर क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 4 मई से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा शुरू होगी। श्रद्धालु पहली बार तवा घाट से आदि कैलाश और ओम पर्वत तक वाहनों से भी जा सकेंगे। सीमा सड़क संगठन के लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए 130 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के चलते ये संभव हुआ है। अब तक श्रद्धालु तवा घाट पॉइंट से यात्रा पैदल ही करते थे। इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम ने श्रद्धालुओं के लिए पैकेज भी बनाया है। श्रद्धालु बिना पैकेज के जाना चाहें तो वो अपने स्तर पर यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए धारचूला में STM कार्यालय से इनर लाइन परमिट लेना होगा। आदि कैलाश को भारत का कैलाश मानसरोवर भी कहते हैं। चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत की परछाई जैसे मानसरोवर झील में भी दिखती है, वैसे ही आदि कैलाश पर्वत की परछाई भी पार्वती कुंड में पड़ती है। उत्तराखंड सीमा पर लिपू लेक दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिलहाल बंद है। तो वहीं उत्तराखंड में प्रमुख हिंदू तीर्थ केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। इस बार उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। यात्रा के लिए पहली बार उत्तराखंड सरकार ने बुकिंग की थी। अब तक कुल 9,68,950 लोगों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली है। गाजियाबाद से हरिद्वार जाते वक्त दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक एरोप्लेन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक प्लेन खड़ा हुआ है जिसमें रेस्टोरेंट शुरू किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लेन काफी लंबे समय से खड़ा था, लेकिन अब लोग इस प्लेन के अंदर बैठकर खाना खा सकेंगे। जो लोग आज तक कभी जहाज में सफर नहीं कर पाए या जिन लोगों को नहीं पता कि जहाज के अंदर कैसा लगता है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। जहाज को अंदर से समझने के लिए साथ ही साथ कॉकपिट में बैठकर आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से पायलट जहाज को चलाते हैं। वहाँ आए लोगों ने बताया कि हम लोगों ने प्लेन वाले रेस्टोरेंट के लिए मूर्थल या और कहीं जाना पड़ता था, लेकिन जब गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, नोएडा के लोग आसानी से 20 से 25 मिनट में यहाँ पर आ सकते हैं। लोगों ने ये भी बताया कि खाना ज्यादा महंगा नहीं है और साथ ही प्लेन में बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और है। होटल के मालिक ने बताया कि हाईवे पर बनाने के उनका मकसद
बस इतना था कि दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, देहरादून जाने वाले लोग भी यहाँ पर रुककर अच्छे खाने का मजा ले सकें। साथ ही यहाँ पर और भी कई सारी चीजें हैं जो जल्द खुलने वाली हैं, जहाँ पर बच्चों के मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। गाजियाबाद के लोग अक्सर ज्यादा दूर जाते थे, आने जाने में काफी समय लगता था, लेकिन अब वो आराम से 20-25 मिनट में यहाँ आकर अच्छे खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जासेंदी।